हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राणी जगत का पार्ट 2 एस्केलमेंथीज से लेकर कोर्डेटा तक। ठीक है। कल हमने प्लेटिहेलमिंथेस तक पढ़ाई की थी। उसमें मैंने आपको द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोटकी और गुहा के बारे में समझाया था और स्पंज से लेकर प्लेटिहेलमिंथेस तक अपने डिटेल में स्टडी की थी। अब हम एस्केलमेंथेस में आ गए हैं, संग एस्केलमेंथेस में आ गए हैं। देखिए, इसमें ये गोलक्रमी होते हैं। इनका जब अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं ना तो गोलाकार आता है, तो ये गोलक्रमी है। और ये मुक्तजीवी होते हैं, जलीय, स्थलीय और पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये परजीवी के रूप में ही रहते हैं। ये द्विपार्श्व सममित होती है, इनमें त्रिकोण की होती है, कूटप्रभावी प्राणी होते हैं। देखिए, इनके द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोण की, ये कूटप्रभावी, ये मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसका पहला पार्ट भी देख लीजिएगा। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र का होता है। इनका आहारनाल पूर्ण होता है जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। ठीक है, इसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी बताया गया है। आहारनाल इनका पूर्ण है। उत्सर्जन नाल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। देखिए, ये चित्र 4.10 ये जो दिया हुआ है, इसमें ये नर और ये मादा दिखाई गई है ना। नर और मादा एक लिंगाशयी है। ये प्राय मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन इनमें आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, निषेचन आंतरिक होता है। शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वावस्था द्वारा होता है। इनका उदाहरण है एस्केरिस, गोलक्रमी बोलते हैं जिसे, वुचरेरिया जिसको फाइलेरिया क्रमी बोलते हैं, एंसाइलोस्टोमा अंकुश क्रमी। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल आप याद करने की कोशिश कीजिए। यहीं के एस्केरिस, वुचरेरिया, एंसाइलोस्टोमा। एस्केरिस आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि ये नाम दोनों दे देंगे, एक एस्केरिस और ब्रैकेट वाला गोलक्रमी, तो आपको मिलाना पड़ता है। तो ये याद रखिए, एस्केरिस को गोलक्रमी कहते हैं, वुचरेरिया को फाइलेरिया क्रमी, एंसाइलोस्टोमा को अंकुश क्रमी कहते हैं। अब देखिए, डायग्राम पहचानना आना चाहिए आपको। ये बड़ा दिख रहा है या ये बड़ी दिख रही है? जो बड़ा होगा वो मादा होगी। और देखिए, एक तरीका और है डायग्राम याद रखने का कि नर के मूछें होती है, ऐसे मूछों को ऐसे रखता है ना, तो ये मूछों के जैसे बन रहा है कुछ, तो ये नर होगा और ये मादा होगी। कभी आप इन डायग्राम को नहीं भूलेंगे, देखते ही आपको याद आ जाएगा। अब है एनेलिडा, संग एनेलिडा के बारे में पढ़ते हैं। एनेलिडा में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी, ये कभी कभी परजीवी भी हो जाते हैं। परजीवी का मतलब आप जानते हैं ना, परजीवी का मतलब होता है किसी और पे डिपेंडेंट है ना, किसी और पे डिपेंडेंट है। और ये लवणीय जल में भी रह सकते हैं, स्थलीय में होते हैं, स्वतंत्र जीव भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। ये अंगतंत्र स्तर का संगठन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और द्विपार्श्व सममिति होती है। ये त्रिकोण की क्रमिक पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। सिलोमेट होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंटेड वर्म कौन है? आपके एनेलिडा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ क्रमिक पुनरावृत्ति इसमें ही होती है और किसी में अभी तक नहीं पढ़ा अपन ने एनेलिडा। इनकी शरीर सतह स्पष्टता खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। लैटिन एनुलस तथा सूक्ष्म वलय अर्थात सूक्ष्म वलय, एनुलस का मतलब होता है सूक्ष्म वलय, तो ये इसका नाम एनेलिडा इस लैटिन शब्द से पड़ा हुआ है, इसलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। प्राणियों में अनुदैर्ध्य का वर्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। ठीक है, इन प्राणियों में है ना, अनुदैर्ध्य भी मिलेगी और वर्ताकार भी मिलेगी पेशियां, चलने में सहायता करती है। जलीय एनेलिडा जैसे नेरीज में
पार्श्व उपांग पेरापोडिया पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पेरापोडिया किस में पाया जाता है? तो एनेलिडा में। कौन से में? नेरिज में। नेरिज में जो आपके उपांग होंगे वो होंगे पेरापोडिया, जो तैरने में सहायता करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पेरापोडिया काहे में मदद करते हैं, काहे में सहायता करते हैं? तो आप बोलेंगे तैरने में सहायता करते हैं। एनेलिडा संघ में पाए जाते हैं, नेरिज में पाए जाते हैं पेरापोडिया। और इसमें परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, अपन ने अभी तक परिसंचरण तंत्र पहली बार पढ़ा है इसमें, है ना। इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये वृक्कक, एक वचन वृक्कक का होता है। ठीक है। वृक्कक एक वचन होता है नेफ्रिडियम। परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। नेफ्रिडियम, ये भी क्वेश्चन आता है कि नेफ्रिडियम क्या काम आते हैं? ये उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं, एक वचन इसका गैंग्लियन होती है, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी रहती है। नेरिज एक जलीय एनेलिडा है। नेरिज जलीय एनेलिडा है जिसमें नर और मादा अलग होते हैं। एक लिंगाश्रयी, जिसमें नर और मादा एक ही में रहते हैं, वो एक लिंगाश्रयी होता है। लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। जिसमें नर और मादा एक ही में हो जाए वो उभयलिंगाश्रयी होता है। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरिस फेरेटिमा, जिसे केंचुआ कहते हैं। केंचुए का नाम नेरिस फेरेटिमा होता है। हिरुडिनेरिया, रक्त चूसक जोंक। तो आपने एनेलिडा में क्या क्या नया पढ़ा? एक तो इसमें सेगमेंटेशन होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं, पेरापोडिया होते हैं। पेरापोडिया क्या काम आते हैं बताइए? तैरने में काम आते हैं। नेफ्रिडियम क्या काम आते हैं? परासरण नियमन और उत्सर्जन में काम आते हैं। और नेरीज जो है एक लिंगाश्रय होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। केंचुए और जोंक में नर और मादा एक ही में होता है। एग्जाम्पल इसके नेरिस फेरेटिमा केंचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्त चूसक जोंक। आपको इसके डायग्राम दिख रहे होंगे। ये है नेरिज, देखिए नेरिज है ये, और ये है हिरुडिनेरिया लीच। ठीक है। और नेरिज को सैंडवर्म भी कहते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं ऑर्थोपोडा पे। ऑर्थोपोडा अगला संघ है। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। देखिए पहली लाइन ही बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें कि ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आपको बताना है ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। जो कीट होते हैं ना वो भी सम्मिलित होते हैं ऑर्थोपोडा में। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा की ही है। 2/3 का मतलब आप जानते हैं? 2/3 का मतलब होता है जैसे 100 में से 75% तो अपने क्या है, ऑर्थोपोडा ही है। इसी में आते हैं 75% तो। ठीक है। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सम्मिलित होते हैं। त्रिकोरकी, विखंडित तथा प्रगुई प्राणी है। ऑर्थोपोडा का शरीर काइटिनी बाह्य कंकाल से ढका रहता है। ये एक लाइन याद रखिएगा। ऑर्थोपोडा के शरीर पे कौन सा कंकाल काय का बना होता है? कंकाल काइटिन का, काइटिनी। ठीक है। शरीर इसमें, इनका जो शरीर है सिर, वक्ष और उदर में विभाजित रहता है। सिर, वक्ष और उदर में इनका शरीर विभाजित रहेगा। अर्थात मतलब ऑर्थोस क्या होता है इसका, ये ऑर्थोपोडा नाम कैसे पड़ा हुआ है इनका, देखिए ऑर्थोस का मतलब होता है संधि यानी जुड़ाव। पोडा का मतलब होता है उपांग। संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं और संधि युक्त पाद होता है इसमें। श्वसन अंग इनमें क्लोम होते हैं, पुष्ट क्लोम होते हैं, पुष्ट कुपुष्ट होते हैं। श्वसनिकाओं के द्वारा होता है इनमें श्वसन। परिसंचरण तंत्र इसमें खुला होता है, याद रखिएगा ये PYQ भी है कि परिसंचरण तंत्र कैसा होता है ऑर्थोपोडा में? खुला। एनेलिडा में क्या पढ़ा था अपन ने? परिसंचरण तंत्र बंद। ठीक है। संवेदी अंग इसमें श्रृंगिकाएं होती हैं, एंटीना जिसे कहते हैं। नेत्र होते हैं, सामान्य तथा संयुक्त कंपाउंड भी होते हैं, सिंपल भी होती है। संतुलन पुट्टी पाई जाती है, रेस्टोसिस्ट पाई जाती है।
उत्सर्जन इसमें किसके द्वारा होता है? मेलपिगी नलिका द्वारा होता है। ऑर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन मेलपिगी नलिका द्वारा होता है। और अपन ने एनालिडा में पढ़ा था प्रासरण नियमन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रेडियम रक्त पढ़ा था। मेलपिगी नलिका से उत्सर्जन किसका होता है? ऑर्थोपोडा का होता है। नर मादा पृथक होते हैं इसमें और अधिकांश अंड प्रजक मतलब अंडे देने वाले होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होगा अर्थात लार्वावस्था द्वारा प्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट देखिए इसमें कौन कौन से। एपिस एपिस होती है मधुमक्खी। बॉम्बिक्स रेशम कीट को बॉम्बिक्स कहते हैं। लेसिफर लाख कीट को। रोगवाहक कीट भी है इसमें। ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थे ये। अब रोग का वाहक कौन से कीट करते हैं देखिए। एनाफ्लीज क्यूलेक्स और एडिस ये सब रोगवाहक हो गए। यूथपिडक टिड्डी लोकस्टा तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस राज करके किंग क्रैब। जीवित जीवाश्म लिमुलस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है इम्पोर्टेंट है कि लिमुलस कौन होता है? जीवित जीवाश्म। ठीक है। अब याद रखिएगा ऑर्थोपोडा के बारे में हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है अपना ये संघ। और अब चलते हैं मोलस्का पे। संघ मोलस्का ये है कोमल शरीर वाले प्राणी। ठीक है। मोलस्का मोलस्का से ही आ रहा है मुलायम मुलायम कुछ मोलस्का है ना। कोमल शरीर होता है इनका। ये ऑर्थोपोडा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। ये प्राणी स्थलीय और जलीय लवणीय भी हो सकते हैं अलवणीय भी हो सकते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है इनमें भी। ये द्विपार्श्व समिति त्रिकुही और प्रगुही प्राणी है। ठीक है। ठीक है। अब मैं लास्ट में आपको सबको मैशअप करके बताऊंगी ये त्रिकोणीय प्रगुही सिलोमेट कौन है, सिलोमेट कौन है, द्विपार्श्व कौन है, असम्मिति किस में होती है। ठीक है। चलिए अब शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। कोमल होता है लेकिन इनके ऊपर कैल्शियम का कवच होता है जिससे ये ढका रहता है। इनका शरीर अखंडित मतलब इसमें खंड यानी टुकड़े नहीं होंगे। इनका शरीर अखंडित होता है। सिर होता है, पेशे पाद होते हैं तथा एक अंतरक कुकुद होता है। ठीक है। त्वचा की नरम और स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती। कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। श्वसन और उत्सर्जन में दोनों में सहायक होते हैं उपक्रोम। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें आपने देखा कि इसका शरीर सिर में पेशीपाद और अंतरक कुकुद होता है। सॉफ्ट होते हैं, कैल्शियम का कवच होता है इसमें। इन नरम और स्पंजी परत कुकुद के ऊपर एक प्रवार बनाती है। ठीक है। और उसके बीच के स्थान को प्रवार गुहा कह देते हैं। आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक ये याद रखना पड़ेगा। मुख में भोजन के लिए रेतीली सामान घिसने के अंग होता है जिसे रेड्यूला रेती जिह्वा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रेड्यूला। फूड को स्क्रैच करते हैं। फूड को इस सी फ्लोर से मतलब कि जो समुद्र के अंदर से स्क्रैचिंग करके फूड को अपने को खाते हैं। रेड्यूला दांतों के समान मतलब मान सकते हैं आप। ठीक है। आगे चलते हैं। मादा इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। ये भी अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन इनमें सामान्यतः लार्वा द्वारा होता है। परिवर्धन इनमें लार्वा द्वारा होगा। इनके एग्जाम्पल देखिए आप याद रखना है। मोलस्का के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। पाइला पाइला सेब घोंगा। पिंक टाडा मुक्ता शक्ति पर्ल ओयस्टर कहते हैं। सीपिया कटल फिश लिलीगो स्क्विड ऑक्टोपस बेताल मछली एप्लाइसिया समुद्री खरगोश डेंटेलियम रद्दकवचर कीटोप्ल्यूरा काइटन। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू बहुत पीवाईक्यू में आते हैं ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार आते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। ठीक है। तो आप प्लीज़ इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिख लिख के याद कीजिए। ये आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। ठीक है। अब संघ एकाइनोडर्पेटा के बारे में पढ़ते हैं।
संघ एकाइनोडर्मेटा को हम बोलते हैं शूलयुक्त प्राणी। ठीक है, शूलयुक्त प्राणी कांटेदार होते हैं। मतलब देखिए, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतकंकाल पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि एकाइनोडर्मेटा में अंतकंकाल किससे बना होता है, तो कैल्शियम से बना होता है। इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा शूल युक्त शरीर वाले सभी समुद्रवासी, मतलब समुद्र में मिलेंगे सारे के सारे, तथा अंगतंत्र स्तर का इनमें संगठन होगा। वयस्क एकाइनोडर्म में अरीय रूप से सम्मिलित होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिलित होते हैं। मतलब जब छोटे होंगे जब तो इनमें द्विपार्श्व मिलेगी, और बड़े होते अरीय सम्मिलित हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे कि एकाइनोडर्मेट पूछेंगे कि एकाइनोडर्मेटा में वयस्क में कौन सी सम्मिति होती है, तो आपको याद रखना है अरीय सम्मिति वयस्क में होती है और द्विपार्श्व सम्मिति लार्वा में होती है। ये सभी त्रिकोरकी होते हैं, प्रगोही प्राणी होते हैं, और पाचन इसमें पूर्ण होता है, पाचन तंत्र पूर्ण होता है। सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। ये भी याद रखना है, मुख कहाँ होता है, अधर पर, और मलद्वार पृष्ठ पर। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन तथा भोजन पकड़ने में और श्वसन में सहायक होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र इसकी विशिष्टता क्या है। क्वेश्चन आता है एकाइनोडर्मेटा की विशिष्टता क्या है। जल संवहन तंत्र इसकी विशिष्टता है, जो चलन में, भोजन को पकड़ने में और श्वसन में सहायक होते हैं। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, उत्सर्जन तंत्र स्पष्ट नहीं होता। नर और मादा अलग अलग होते हैं। लैंगिक जनन पाया जाता है, निषेचन बाह्य होगा। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। इसके उदाहरण याद रखने हैं आपको। एस्टीरियस तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कोकोमेरिया समुद्री क्रिकेट, ओफ्यूरा भंगुर तारा। ओके, यहाँ तक हमने बेसिक संघ या फाइलम बोल दीजिए हो चुके हैं। अब हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा और इनके डिविजन से ये बचे हैं थोड़े। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा, इन्हें हेमिकोर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। ठीक है, पहले इन्हें क्या कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकियों में रख दिया गया है। ठीक है, अलग संघ बना दिया गया है अरज्जुकियों का। हेमिकोर्डेटा के कॉलर क्षेत्र में एक अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे स्टोमोकोड, ये स्टोमोकोड इसका फीचर है ना। अल्प विकसित है, ये पूरी विकसित नहीं हो पाई, नहीं तो ये नोटोकोड बन जाती है। जो पृष्ठ रज्जु के समान ये दिखती है, उसकी जैसी ये स्टोमोकोड, इसलिए ये हेमिकोर्डेटा है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव है। कृमि के समान है ये और समुद्री जीव है, जिनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सम्मिलित है, त्रिकोरकी और सिलोमेट प्रगोही प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार है तथा शुंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। ये शुंड, कॉलर और लंबे वक्ष इनमें। ठीक है, शुंड पहली बार पढ़ा है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है इनमें। श्वसन क्लोम द्वारा होता है। शुंड ग्रंथि इनके उत्सर्जी अंग है। ये शुंड ग्रंथि इनका उत्सर्जी अंग है। हेमिकोर्डेटा में उत्सर्जी अंग शुंड ग्रंथि। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा, लार्वा देखिए स्टोनेरिया लार्वा होता है इसका, इसके द्वारा होता है अप्रत्यक्ष। इनका उदाहरण है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। ठीक है, ये देखिए इसकी इमेज, ये वक्ष हो गई इसके, ये स्टोमोकोड, ये कॉलर, ये शुंड। ठीक है, अब है कोर्डेटा। ठीक है, अब कोर्डेटा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। आज की वीडियो यहीं तक।
प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पर। ठीक है।